आज हम समुच्चय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 9। नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। हमें 4 समुच्चय दे रखे हैं, फाई, ए, बी और सी। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक चिन्ह हमें भरना है। उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं, ये प्रतीक चिन्ह हमें भरना है। तो देखो, पहला दे रखा है फाई उपसमुच्चय है या नहीं बी का, तो फाई तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो यहाँ पर तो प्रतीक चिन्ह आएगा ये। ए उपसमुच्चय है या नहीं बी का, तो देखो ए के सभी अवयव बी में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। ये 3 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ए सी का उपसमुच्चय है या नहीं, तो देखो ए के सभी अवयव सी में, सॉरी ए रहा, ए के सभी अवयव सी में आ रहे, इसका मतलब ए सी का उपसमुच्चय है। और बी के भी सभी अवयव सी में आ रहे, तो बी भी सी का उपसमुच्चय है। अगला उदाहरण देखो। मान लीजिए ए समुच्चय दे रखा है हमें जिसमें अवयव है ए, ई, आई, ओ, यू। बी समुच्चय दे रखा है जिसमें अवयव है ए, बी, सी, डी। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? हमें ये देखना है कि ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं। तो देखो ए के सभी अवयव इसमें आ रहे हैं क्या, ए तो आ रहा है, ई, आई, ओ, यू, ये अवयव बी में नहीं आ रहे, तो ए के सभी अवयव बी में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। अब यदि हम इसका कारण लिखना चाहें तो कारण में क्या लिखना है, कारण में एक ऐसा अवयव दिखा दो जो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, केवल एक अवयव दिखा दो। तो देखो ई समुच्चय ए में तो है लेकिन ई समुच्चय बी का अवयव नहीं है। अवयव ई ए का तो अवयव है लेकिन ई बी का अवयव नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला उदाहरण क्या है देखो। मान लीजिए ए बी और सी 3 समुच्चय, ए बी सी में 3 समुच्चय दे रखे हैं। ए बी का अवयव है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो क्या यह सत्य है कि ए उपसमुच्चय है सी का? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। हमें ये बात दे रखी है ए बी सी 3 समुच्चय दे रखे हैं, फिर समुच्चय ए बी का अवयव है, बी उपसमुच्चय है सी का, तो क्या ये बात सही है या गलत? तो देखो ये बात असत्य है। असत्य है क्यों, इसका कारण देखते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी का अवयव है, तो समुच्चय बी बनाएंगे और इस समुच्चय बी में अवयव कौन है, ए अवयव है। इसके अलावा हमने एक अवयव और ले लिया 2, एक अवयव हमने क्या ले लिया 2। अब देखो ए बी तो खुद समुच्चय है, तो ए समुच्चय हम इस प्रकार मान लेते हैं ए बराबर और इसमें अवयव मान लिया हमने 1। तो ये ए समुच्चय की इस ए की जगह ये समुच्चय रख सकते हैं क्योंकि ए हमने ये समुच्चय माना है। तो ये जो बी समुच्चय वो फिर इस प्रकार बन गया, समुच्चय के अंदर 1 फिर 2 और इसको मध्य कोष्ठक में बंद कर दिया, ये बन गया फिर हमारा बी समुच्चय। आगे क्या कह रहे हैं कि बी सी का उपसमुच्चय, मतलब बी के जितने भी अवयव है वो किस में उपस्थित होंगे, सी में उपस्थित होंगे। तो जो सी समुच्चय बनेगा उस समुच्चय में बी के सभी अवयव आएंगे। तो एक अवयव तो ये आ गया, एक अवयव ये आ गया और एक हमने अपनी तरफ से लिख दिया 3। इसके सभी के सभी अवयव इसमें आ रहे, इसका मतलब बी सी का उपसमुच्चय है और समुच्चय ए बी का अवयव है, मतलब ये बात यहाँ पर लागू हो रही है। अब हमें ये देखना है कि ए सी का उपसमुच्चय है या नहीं। तो ए सी का उपसमुच्चय कब होगा, जब इस ए के सभी अवयव सी में हो। तो देखो ए में अवयव कौन है, ए में अवयव है 1, ये अवयव है, ये अवयव सी में यदि है तो ए इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, अन्यथा ए सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो देखो ए का अवयव 1 है, 1 इसमें उपस्थित नहीं है, तो फिर हम लिख देंगे
एक ए का अवयव है लेकिन एक सी का अवयव नहीं है। अतः ए उपसमुच्चय नहीं है सी का। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, इसमें हमें इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन कथनों को सही या सत्य बनाना है। तो पहला कथन देखो, हमें दो समुच्चय दे रखे हैं इसमें। अब इन चिन्हों का प्रयोग करने का मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा समुच्चय किसका उपसमुच्चय है या नहीं है। तो इसमें अवयव है 2, 3, 4। अब ये देखो इसमें आ रहे हैं क्या, तो इसमें भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये समुच्चय इस समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय। तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा ये। अगला प्रश्न देखो, इसमें अवयव है ए बी सी। ये सभी के सभी अवयव यहाँ पर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है किसका, इसका। तो लिख देंगे इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर, ये लो। अगला प्रश्न देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। एक जो समुच्चय दे रखा वो क्या है कि सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ पर अक्ष आपके विद्यालय की कक्षा 11 का क्या है, विद्यार्थी। मतलब इस समुच्चय में उन विद्यार्थियों के नाम आएंगे जो आपके विद्यालय की कक्षा 11 के हैं। ठीक है। अगला जो समुच्चय दे रखा है वो क्या है, देखो सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ पर अक्ष आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अक्ष क्या है, आपके विद्यालय का विद्यार्थी। तो इस समुच्चय में उन विद्यार्थियों के नाम आएंगे जो आपकी विद्यालय के हैं। तो इसमें तो किसके नाम आ रहे, विद्यालय के विद्यार्थियों के। अब विद्यालय के विद्यार्थियों में वो विद्यार्थी भी आ गए जो कक्षा 11 में है, कक्षा 10 में है, कक्षा 12 में है, कक्षा 1 में है, कक्षा 2 में। मतलब यहाँ पर जिन विद्यार्थियों के नाम हैं उन सभी विद्यार्थियों के नाम यहाँ पर भी हमें मिलेंगे। मतलब इस समुच्चय में जो जो अवयव आ रहे हैं वो सभी के सभी अवयव कहाँ पर उपस्थित होंगे, इस समुच्चय में उपस्थित होंगे। इसका मतलब ये समुच्चय उपसमुच्चय है किसका, इस समुच्चय का। तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अक्ष समतल में स्थित एक वृत्त है। अब हमें ये पता है कि कोई भी वृत्त हो उसकी जो त्रिज्या होती है वो एक धनात्मक वास्तविक संख्या होती है। अब समतल में स्थित जो वृत्त है, अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि कितनी त्रिज्या का है, ये कह रहा है कि समतल में स्थित एक वृत्त है। तो समतल में स्थित एक वृत्त है तो उसकी त्रिज्या फिर 1 इकाई की भी हो सकती है, 2 इकाई की भी हो सकती है, 1.1 इकाई की भी हो सकती है, 100 इकाई की भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो वृत्त है उनकी त्रिज्या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, जो 1 इकाई की त्रिज्या वाला वृत्त है उसको हमने लिख लिया C1 से। 2 इकाई की त्रिज्या का जो वृत्त है उसको हमने लिख लिया C2 से। 1.1 इकाई की त्रिज्या के वृत्त को लिख लिया हमने C1.1 से। 5 इकाई त्रिज्या के वृत्त को लिख लिया C5 से। इस प्रकार हमने इन वृत्तों को लिख लिया। यहाँ पर जो नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो उस वृत्त की क्या बता रही है, त्रिज्या बता रही है। इस प्रकार इसमें तो अनंत संख्याएं आएंगी, अनंत वृत्त आएंगे जिनकी त्रिज्या कोई वास्तविक संख्या होगी। तो इस प्रकार के यहाँ पर वृत्त आ रहे हैं। अगला समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक समान समतल में वृत्त है। अक्ष क्या है, एक समतल में स्थित वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो हमने समतल में स्थित 1 इकाई की त्रिज्या वाले वृत्त को लिखा है C1 से। अब इस समुच्चय में केवल 1 इकाई की त्रिज्या वाले वृत्त हैं, इसके अलावा अन्य त्रिज्याओं वाले कोई वृत्त नहीं है। तो इसमें जो अवयव आएगा वो केवल C1 ही आएगा। अब देखो, क्या यहाँ पर ये जो सभी अवयव हमने लिखे हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आ रहे हैं? तो यहाँ पर जो लिखे हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे, सभी के सभी नहीं आ रहे। इसका मतलब ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। अगला प्रश्न देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष किसी समतल में स्थित त्रिभुज है।
अक्ष क्या है, समतल में स्थित त्रिभुज। तो त्रिभुज तो फिर समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, अधिकोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो इस समुच्चय में क्या आ रहे हैं, इस समुच्चय में त्रिभुज आ रहे हैं। अब त्रिभुज समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है। तो इसमें तो त्रिभुज आ रहे हैं, ठीक है। अगला समुच्चय देखो फिर, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो इस समुच्चय में कौन आ रहा है, इस समुच्चय में आ रहा है आयत। इस समुच्चय में केवल कौन आ रहा है, आयत आ रहा है। अब हमें तो ये देखना है कि ये समुच्चय उसका उपसमुच्चय है या नहीं। तो देखो ये अवयव यहाँ पर आ रहे हैं क्या, इसमें समद्विबाहु समबाहु कोई भी त्रिभुज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय में स्थित नहीं है। तो फिर ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय भी नहीं है। तो इन दोनों के बीच में चिन्ह आ जाएगा ये। अगला प्रश्न देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अक्ष क्या है, समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। तो इस समुच्चय में कौन से त्रिभुज आ रहे हैं, समबाहु त्रिभुज आ रहे हैं। कौन से त्रिभुज आ रहे हैं इस समुच्चय में, समबाहु त्रिभुज आ रहे हैं। अगला समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो इस समुच्चय में त्रिभुज आ रहा है। अब वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है। तो त्रिभुज किसी भी रूप का हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है और अधिकोण त्रिभुज भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर समबाहु आ रहे और ये समबाहु त्रिभुज इसमें भी आ रहे। इसका मतलब इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में आ रहे। देखो इसमें समबाहु है और ये सभी समबाहु इसमें भी आ रहे। तो इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में आ रहे। इसका मतलब ये समुच्चय उप समुच्चय है किसका, इस समुच्चय का। तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा ये। अगला प्रश्न देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक समप्राकृत संख्या है। अक्ष कौन सी संख्या है, समप्राकृत संख्या। तो समप्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8 अनंत तक चलती रहेगी। अगला समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक पूर्णांक है। अक्ष कौन सी संख्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या में आ जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे अनंत तक चलती रहेगी। इस साइड -1, -2, -3 और इस साइड भी अनंत तक चलती रहेगी। अब ये जो संख्या देखो, ये सभी की सभी संख्या यहाँ पर हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय तो यहाँ पर चिन्ह आएगा ये। प्रश्न नंबर 2 में हमें कुछ कथन दे रखे हैं। उन कथनों को पढ़कर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो सत्य असत्य बताने से पहले यहाँ पर जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं उन समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिख लेते हैं एक बार। तो एक समुच्चय तो ये रहा, समुच्चय निर्माण रूप में सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो इसको रोस्टर रूप में लिख लो, ये लिख लिया। 2 समुच्चय ये रहे। तो इस समुच्चय को लिखो पहले, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। तो 6 से कम समप्राकृत संख्या हो जाएगी 2, 4। फिर इस समुच्चय को भी लिखो रोस्टर रूप में, अक्ष सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं देखो, तो एक तो संख्या है 1, एक संख्या है 2, उसके बाद 3 भी 36 को विभाजित करेगा, 4 भी 36 को विभाजित करेगा, 6 भी 36 को विभाजित करेगा, उसके बाद 9 भी 36 को विभाजित करेगा, 9 के बाद 12 और 12 के बाद आ जाएगा 18 और एक संख्या आ जाएगी 36। ये संख्या हैं जो 36 को विभाजित करेगी।
अब हमें इन कथनों को पढ़कर ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। पहला कथन हमें दे रखा है, यह समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है इस समुच्चय का। तो इस समुच्चय को तो मैं मान लेता हूँ ए और इस समुच्चय को मान लेता हूँ बी। तो हमें जो बात दे रखी है वो इस प्रकार दे रखी है, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, ये बात हमें दे रखी है। अब हम इसको चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो ये बात यदि मिल जाए, ये कि ये बात मिल जाएगी, तब तो कथन रहेगा सत्य, और ये बात नहीं मिले तब हमारा कथन होगा असत्य। तो देखो, इस ए में स्थित दोनों के दोनों अवयव इस समुच्चय बी में आ रहे हैं, इसका मतलब समुच्चय ए उपसमुच्चय है बी का। तो जब हमने इसको हल किया तो हमें कौन सी बात मिली, ये बात मिली, यह बात नहीं मिली। नहीं मिली तो फिर यह कथन हो गया असत्य। यह कथन क्या हो गया, असत्य। अगला प्रश्न देखो, यह समुच्चय उपसमुच्चय है इस समुच्चय का। तो इस समुच्चय को मैं मान लेता हूँ ए, इस समुच्चय को मान लेता हूँ मैं बी। तो हमें जो यहाँ पर बात दे रखी है वो दे रखी है कि ए उपसमुच्चय है बी का। अब जब हम इसको देखेंगे, हल करेंगे, तब हमें ये बात यदि मिल जाए तब तो ये कथन रहेगा सत्य, और ये बात नहीं मिले तब ये कथन होगा असत्य। अब चेक करो इसको। तो इस समुच्चय में स्थित दोनों के दोनों अवयव देखो इस समुच्चय में आ रहे हैं, इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय है। तो हमें यही बात मिल गई, सेम बात मिल गई। इसका मतलब ये जो कथन है वो कथन है सत्य। यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है वो क्या है, सत्य दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, इस समुच्चय को ए मान लेता हूँ और इस समुच्चय को मैं बी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि 3 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर 3 नंबर लिख लो, ए उपसमुच्चय है बी का। ये बात हमें दे रखी है, ए उपसमुच्चय है बी का। अब जब हम इसकी जांच करेंगे तब ये वाली बात अगर मिल जाएगी तब तो लिख देंगे कथन सत्य है, और ये बात यदि नहीं मिले तब हम कहेंगे कथन सत्य नहीं है। तो चेक करो इसको, इसके सभी अवयव देखो यहाँ पर आ रहे हैं क्या, यहाँ पर नहीं आ रहे। देखो 1 और 3 तो आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। तो इस ए के सभी अवयव बी में उपस्थित नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे कि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, ये बात कहेंगे। तो देखो ये बात नहीं मिली हमें, यहाँ पर ये बात मिल गई, इसका मतलब कथन क्या हो गया, कथन हो गया असत्य। 3 नंबर का कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। हमें केवल यहाँ पर सत्य असत्य ही लिखना है। अगला प्रश्न देखो, यह समुच्चय, इस समुच्चय को ए मान लो और इस समुच्चय को मान लो बी। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ए उपसमुच्चय है बी का। प्रश्न नंबर 4 में भी हमें क्या दे रखा है, ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, अब यदि ये बात मिल जाएगी तब तो कथन रहेगा सत्य, और ये बात यदि नहीं मिलेगी तब कथन होगा असत्य। तो देखो इस समुच्चय के देखो सभी के सभी अवयव यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये समुच्चय, इस समुच्चय की बात करें तो इस समुच्चय के सभी अवयव यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो समुच्चय ए है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय। तो यहाँ पर जो बात मिली वो ये कि ये बात मिल गई, इसका मतलब ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। अगला प्रश्न देखो, इस समुच्चय को मान लो ए, इस समुच्चय को मान लो बी। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो समुच्चय ए है वो बी का अवयव है। क्या कह रहा है कि ए बी का अवयव है। अब ए बी का अवयव होगा तो इस समुच्चय बी में ये ए ऐसा कैसा हमें उपस्थित मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का देखो यहाँ पर कोई अवयव नहीं है, इस प्रकार का अवयव होना चाहिए इस ए में, बी में। तो इस प्रकार का इस बी में कोई अवयव है ही नहीं है, तो हम लिखेंगे कि यह कथन क्या है, असत्य है। तो कथन बन जाएगा असत्य। ये तो कह रहा था कि इस प्रकार का अवयव है, लेकिन जब हमने इसकी जांच की तो ये हमें मिला कि ये तो इसका अवयव नहीं है, नहीं तो लिख देंगे असत्य है। इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखो इस समुच्चय को मान लो ए, इस समुच्चय को क्या मान लो ए, और इस समुच्चय को मान लो बी। तो कथन बन गया इस प्रकार, ए उपसमुच्चय है बी का। अब जांच करेंगे तब हमें ये बात मिल जाएगी, तब तो कथन होगा सत्य अन्यथा असत्य। तो देखो
क्या यहाँ पर इस समुच्चय में स्थित सभी के सभी अवयव इसमें आ रहे हैं? तो सभी के सभी अवयव इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब ए उप समुच्चय है किसका? बी का। मतलब ये कि ये बात मिल गई, यह कि यह बात मिल गई, इसका मतलब ये जो कथन दे रखा है हमें वो है सत्य कथन। तो यहाँ पर हमें केवल इतनी बातें लिखनी है कि कौन सा असत्य, इसमें हमें केवल असत्य लिखना है, इसमें सत्य लिखना है, बाकी की बातें हमें यहाँ पर नहीं लिखनी, केवल इतना लिखना है कि सत्य और असत्य। प्रश्न नंबर 3 में भी हमें कुछ कथन दे रखे हैं। इन कथनों को पढ़कर हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। तो हमें एक समुच्चय दे रखा है ए। इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब समुच्चय में अवयव किस प्रकार से देखने हमें वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। तो यहाँ पर जो जो एक ही अवयव हो उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में क्या दे रखा है कि यह समुच्चय एक का उप समुच्चय है। यह जो समुच्चय वो एक का क्या है? उप समुच्चय है। तो देखते हैं एक का उप समुच्चय है या नहीं। तो एक का उप समुच्चय कब होगा? जब इस समुच्चय में उपस्थित दोनों अवयव एक के अवयव हो, मतलब 3 भी एक का अवयव हो और 4 भी एक का अवयव हो। यदि इस प्रकार है तब तो यह समुच्चय इसका उप समुच्चय होगा, अन्यथा इसका उप समुच्चय नहीं होगा। तो देखो 3 और 4 तो एक ही अवयव है ही नहीं तो फिर यह समुच्चय इसका उप समुच्चय नहीं है। तो कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। अगला प्रश्न देखो, यह समुच्चय इस समुच्चय ए का अवयव है। तो देखो ए का अवयव है क्या? ये रहा देखो, मतलब कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न देखो, यह समुच्चय ए का उप समुच्चय। तो यह समुच्चय इस ए का उप समुच्चय कब होगा? जब इस समुच्चय में उपस्थित अवयव ए का भी अवयव हो। तो इस समुच्चय में अवयव कौन से? देखो इस समुच्चय में अवयव है ये अवयव है इस समुच्चय में, और ये अवयव किसका हो? ए का भी अवयव हो, तब यह समुच्चय ए का क्या बन जाएगा? उप समुच्चय बन जाएगा। तो देखो इस प्रकार का अवयव है क्या है? देखो ये रहा। इसका मतलब यह कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न देखो, एक एकावयव है क्या? है। इसका मतलब कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न देखो, एक उप समुच्चय है ए का। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि उप समुच्चय के आगे और पीछे हमेशा समुच्चय होंगे। तो यहाँ पर इस साइड तो समुच्चय, इस साइड समुच्चय नहीं है, मतलब कथन क्या है? असत्य है। उप समुच्चय के आगे और पीछे हमेशा समुच्चय होंगे। अगला प्रश्न देखो, यह समुच्चय एक का उप समुच्चय है, ये दे रखा है। तो यह समुच्चय एक का उप समुच्चय कब होगा? जब इस समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक अवयव एक का भी अवयव हो, मतलब एक भी एक का अवयव हो, 2 भी एक का अवयव हो और 5 भी एक का अवयव हो। यदि ये बात है तब तो कथन हो जाएगा सत्य, अन्यथा हो जाएगा असत्य। तो देखो ये सभी अवयव एक के क्या? एक के अवयव है। इसका मतलब ये कथन क्या है? यह कथन है सत्य। अगला प्रश्न देखो, यह समुच्चय इस ए का अवयव है। तो देखो इस प्रकार का कोई ए में अवयव है क्या? नहीं है, मतलब कथन क्या है? असत्य है। यह समुच्चय ए का उप समुच्चय है। तो यह समुच्चय ए का उप समुच्चय कब होगा? जब इसमें उपस्थित अवयव एक के अवयव हो, मतलब एक भी एक का अवयव हो, 2 भी एक का अवयव हो और 3 भी एक का अवयव हो। यदि ये बात मिल रही है तब तो कथन होगा सत्य, अन्यथा असत्य। तो देखो 3 एक का अवयव नहीं है तो हम लिख देंगे यह कथन क्या है? असत्य है। अगला कथन देखो, फाई एक का अवयव है। तो फाई देखो एक का अवयव यहाँ पर नहीं है, तो कथन है असत्य। अगला कथन देखो, फाई एक का उप समुच्चय। तो फाई तो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, इसलिए कथन क्या है? सत्य। अगला प्रश्न देखो, यह समुच्चय उप समुच्चय है एक का। तो यह समुच्चय इस एक का उप समुच्चय कब होगा? जब इस समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक अवयव एक का भी अवयव हो। तो इस समुच्चय में अवयव है फाई, यह फाई किसका अवयव हो? एक का अवयव है, तब तो कथन होगा सत्य, अन्यथा असत्य। तो ए में तो इस प्रकार का कोई अवयव है ही नहीं तो फिर कथन क्या है? असत्य है। प्रश्न नंबर 4 में हमें कुछ समुच्चय दे रखे और इन समुच्चयों के हमें उप समुच्चय लिखने। तो पहले हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। देखो समुच्चय दे रखा हमें ये,
अब इस समुच्चय के हमें क्या लिखने हैं, उप समुच्चय लिखने हैं। तो दो प्रमेय हमने पिछली क्लास में देखी थी कि प्रत्येक समुच्चय का एक तो फाई उप समुच्चय होता है और एक स्वयं भी क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो ये दो उप समुच्चय तो उन दोनों बातों से हमने लिख ली। अब इसके और उप समुच्चय बनाते हैं। तो पहले इसके एक एक अवयव लेकर उप समुच्चय बना लो। तो एक एक अवयव लेकर उप समुच्चय बनाते हैं, पहले बना दिए एक एक अवयव लेकर। अब दो दो अवयवों को लेकर उप समुच्चय बनाएंगे, तो दो अवयवों को लेंगे तो वापस हमें ये समुच्चय मिल जाएगा स्वयं ही, जो कि हमने पहले से लिख लिया। तो पहले लिख लिया तो फिर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस समुच्चय के उप समुच्चय बन गए ये। अब देखो प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर मैं समुच्चय दे रखा है, इसमें अवयव है 1, 2, 3। तो पहले उन दो बातों का उपयोग कर लो, उन दो प्रमेय का उपयोग कर लो। तो दो प्रमेय कौन सी, एक तो फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है और एक स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। अब क्या करना है, अब एक एक अवयव लेकर उप समुच्चय बना लो। तो एक एक अवयव उप समुच्चय बना, तो एक समुच्चय बन गया ये, एक समुच्चय बन गया ये और एक समुच्चय बन गया ये। अब दो दो अवयव लेकर उप समुच्चय बना लो इसके। तो एक बार तो ले लो 1, 2 को, एक बार ले लो 2, 3 को और एक बार लेंगे 1, 3 को। तो 1, 2 एक समुच्चय तो बन गया ये, एक बन जाएगा 2, 3 और एक बन जाएगा 1, 3। इतने इसके उप समुच्चय बनेंगे। फिर देखो पहला प्रश्न, देखो इसमें समुच्चय में केवल हमें एक ही अवयव दे रखा है। तो एक तो हो जाएगा इसका उप समुच्चय फाई, फिर एक इसका उप समुच्चय हो जाएगा स्वयं यही समुच्चय, ठीक है। उसके बाद हम एक अवयव को लेकर समुच्चय बनाएंगे तो वापस हमें यही मिल जाएगा, तो उसको फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस समुच्चय के बन गए उप समुच्चय ये 2। अगला समुच्चय है फाई, प्रश्न नंबर ये है 4। इसके उप समुच्चय देखो, तो एक तो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है फाई, एक उप समुच्चय होता है स्वयं। अब हम जो समुच्चय बनाते हैं वो बनाते हैं इसके अवयवों को लेकर। अब इसमें कोई अवयव है नहीं तो इसके फिर और कोई उप समुच्चय बनेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो 2 बार फाई लिख दिया, तो 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक को एक ही बार में लिखना है। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या आई केवल 1। अब देखो हमें एक बात याद रखनी है कि एक कोई समुच्चय है और उस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, p। तो एक के उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात p। कोई भी समुच्चय हो, उस समुच्चय में मान लो अवयवों की संख्या है p, तो उसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात p। यहाँ पर भी इसको चेक करके देख लो, इसमें अवयव कितने हैं 2, तो p का मान कितना हो गया 2। तो 2 की घात 2 उप समुच्चयों की संख्या होगी अर्थात 4। तो इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी 4, देखो लो 4 मिली। इस समुच्चय में अवयव है 3, तो p का मान हो गया 3, तो 2 की घात 3 का मान हो गया 8। तो इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होगी 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या है 1, तो p का मान कितना हो गया 1, तो 2 की घात 1 का मान हो गया 2। तो इस समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या कितनी है, देखो 2 ही हमें मिली। फाई, तो फाई में कोई अवयव होगा नहीं, तो अवयवों की संख्या यहाँ पर है 0, तो 2 की घात 0 का मतलब 1। तो इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। और हमें भी कितने उप समुच्चय मिले हैं, 1 ही इसका उप समुच्चय मिला है। तो ये बात अब हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी समुच्चय है, जैसे समुच्चय अक्ष है और अक्ष में अवयवों की संख्या n है, तो उस अक्ष समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात n। ये बात हमें याद रखनी है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।